चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पर्यावरण। अब देखो, इनिशियली हम लोग समझ चुके थे कि पर्यावरण क्या होता है। उत्कर्ष हमने देखा कि हमारे आसपास की जितनी जैविक और अजैविक चीजें हैं, उन दोनों को मिला के क्या बनता है बच्चों, हमारे पास पर्यावरण बनता है। जैविक मतलब जिनमें जान है, अजैविक मतलब जिनमें जान नहीं है। अच्छा बताइए, कोई आपसे पूछे सूर्य का प्रकाश क्या होगा बच्चों, अजैविक होगा। हम आपसे बोले जल क्या होने वाला है, जल भी अजैविक होगा। वायु क्या होगी, मिट्टी, क्योंकि सवाल आते हुए आगे चल के एनसीईआरटी के सवाल करेंगे, वहां पे ऐसा एक सवाल आपसे पूछा गया है। खैर, जिन सब में जान है वो किस में आ जाएंगी, जैविक में। जैसे मानव, अपन तो जिंदा चीजें हैं ही, तो ये किस में आ जाएगा बच्चों, आपकी जैविक चीजों में आ जाएगा। फिर छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव, जानवर। अब बताइए पौधे किस में आएंगे, पौधे भी आपके होंगे जैविक। अब देखिए, हम देख चुके थे पर्यावरण क्या होता है। 2 नंबर में सवाल आए पर्यावरण, तो आप बोलोगे सर हमारे आसपास की जैविक एवं अजैविक वस्तुओं से मिलकर बने परिवेश को पर्यावरण बोलते हैं। या फिर जैसे हमने आपको बताया था, पर्यावरण को तोड़ दो, क्या बनेगा, परिधन आवरण। छुट्टी की मात्रा है परि, क्योंकि परि मतलब होता है चारों तरफ, आवरण मतलब होता है घेरा। तो चारों तरफ से जो मिलके आपके पास घेरा बनता है वो क्या होगा, पर्यावरण होगा। खैर, इतनी परिभाषाएं पर्याप्त हैं। फिर बेटा हमने देखी इसके घटक, उन्हीं घटक को आप बोल सकते हो प्रकार। वही थी आपके पास बेटा, एक क्या था जैविक, एक क्या था बच्चों आपके पास अजैविक। फिर बच्चों इसके बाद हमने देखा एक नया, जिसको हमने कहा पारितंत्र, या फिर हमारे बच्चे बोल सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहोगे बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, जो अलग अलग जीव होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए होते हैं। जैसे अपन ने देखा था, सर खाना किसने बनाया, खाना बनाया पौधों ने। पौधों ने खाना कैसे बनाया, सूर्य के प्रकाश से। सूर्य था, सूर्य से क्या है बच्चों, सूर्य का प्रकाश। और हमारे बच्चे जानते हैं कि जो हमें सूर्य से प्रकाश मिल रहा है वो एक ऊर्जा का कार्य करता है। ऑब्वियसली वो क्या है, एक ऊर्जा है। आप बताओ, जितनी ऊर्जा हमको सूर्य से मिलती है, क्या इतनी ऊर्जा हमें कहीं और से फ्री में मिल सकती है? सूर्य तो ऑब्वियसली फ्री है कि नहीं है। अब ऐसा होता है सर चार्ज लगता है हर महीने का, जैसे बिजली का बिल आता है, सर आपका सूरज का बिल आ गया है 400 रुपये महीना, 500 रुपये महीना, तो अपन को दिक्कत होती है। लेकिन आप देखो, एबनॉर्मस एनर्जी का सोर्स है आपका सन। कपड़े सुखाने हैं, उससे सुखाओगे। खैर, आजकल तो अपन लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं, सोलर सिस्टम पे पहुंच चुके हैं, जो आपके पास क्या होता है जानते हो आप लोग। खैर, इसको आप 12th फिजिक्स में पढ़ोगे अर्धचालक युक्तियों में। इसमें क्या होता है, जो आपके पास अर्धचालक युक्तियां होती हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह की। सोलर पैनल नाम सुना होगा शायद, सोलर पैनल सुना है आपने। उसमें क्या होता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है ना, अब जब प्रकाश इन धातुओं की, जो धातु नहीं होते आपके पास अर्धचालक होते हैं, तो जब प्रकाश इन अर्धचालकों की प्लेटों के ऊपर गिरता है तो यहाँ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं मतलब वहां पे करंट का प्रोडक्शन चालू हो जाता है। अब हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हम लोग ने सूर्य के प्रकाश से विद्युत धारा बना ली है। इसको आप खैर बहुत अच्छे से पढ़ोगे क्लास 12th फिजिक्स में। क्लास 11th में है थोड़ा बहुत। खैर, ये बताया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इसको कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। खैर, ये अपनी बात नहीं है। सर हमारी ये थी कि सूर्य का प्रकाश आया, एनर्जी का एक फॉर्म था, पौधों ने क्या किया, एनर्जी को लिया, फिर पौधे बनाते हैं खाना। इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, जो आपके पास है प्रकाश संश्लेषण। पौधे अपना खाना किस किस से बनाते हैं, उसके पास 4 चीजें होनी चाहिए बेटा। पहली हम उसको क्या देते हैं, CO2 गैस। फिर उसके बाद उसके पास होना चाहिए जल। फिर उसके पास होना चाहिए सूर्य का प्रकाश। और बेटा परी, सूर्य के प्रकाश के साथ उसके पास होना चाहिए क्लोरोफिल, एक पिगमेंट होता है। इसी के कारण पत्तियां आपके क्या होती हैं, हरे कलर की होती हैं। तो बिना क्लोरोफिल के वो खाना नहीं बना सकता। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो हरे पौधे नहीं होते। खैर, हरे पौधे होने का मतलब है कि जिनके पास क्लोरोफिल होगा वो सब हरे होंगे। दैट मीन्स वो अपना खाना, खुद का खाना खुद बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो खुद का खाना खुद नहीं बना पाते। खैर, इसको अपन आगे चल के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। खैर, वापस लौटते हैं। अब पौधों ने क्या किया बेटा, सूर्य के प्रकाश को लिया, एनर्जी को लिया, उन्होंने अपना खाना बनाया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। फिर इसको मान लीजिए किसने खाया, टिड्डी ने खाया। फिर टिड्डी को किसने खाया था, मेंढक ने। मेंढक को किसने खाया, फिर सांप को किसने खाया,
चील, चील मर गई तो कौन आ गए बेटा? सूक्ष्म जीव। तो वापस से इस सूक्ष्म जीव क्या करेंगे? वापस से सूक्ष्म जीव आपके ऊर्जा को मिट्टी में वापस लेके आ जाएंगे, है ना विश्वजीत बेटा? तो अब सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? अपघटन का काम करते हैं। ओके शिवम, सूक्ष्म जीव क्या करेंगे? वापस से जो आपके पास ऊर्जा होगी, ऊर्जा को मिट्टी में लेके आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो पूरा सिस्टम बनता है बच्चों, सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला। इसको बच्चों हमने क्या नाम दिया था? खाद्य श्रृंखला, या फिर इसको आप नाम दे सकते हैं आहार श्रृंखला। ओके, आहार श्रृंखला ही बोल सकते हैं, आहार जाल भी बोल सकते हैं। खैर अपन लोग वापस चलते हैं असाइनमेंट की तरफ, और वहां पे आपको एक बार डेफिनेशंस पढ़नी है बेटा। असाइनमेंट का लिए आप लोग अपने अपने डेफिनेशंस को रीड करना है एक बार। अभी बाजू से देख लीजिए जिनके पास नहीं है। चलिए देखिए बेटा, आहार श्रृंखला, खैर हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे, यस और नो। एक जीवों की रैखिक श्रृंखला होती है जिसमें सभी जीव अपने भोजन के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। खैर इसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुके थे। आगे बेटा, इसमें एक जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीव का भक्षण प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से करता है। दैट मींस यदि चील को अपना खाना खाना है तो उसने डायरेक्टली किसको खाया? सांप को। लेकिन इसका मतलब ये है कि सांप ने खाया था मेंढक को, मेंढक ने खाया टिड्डी को, और टिड्डी ने खाया घास को। दैट मींस बाज ने भी, चील जो बाज हो आपके पास जो भी हो, इसने भी एट द एंड लास्ट में किसके पास पहुंचा? घास के पास ही। तो उसके पास ऊर्जा कहाँ से आई? घास के पास से। भले उसने किसको खाया? सांप को, लेकिन एक पूरी क्या थी आपके पास? चेन थी। उस चेन के थ्रू एनर्जी ऊपर जाते 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 इसके पास पहुंची। क्या आपके बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़ते हैं। यह श्रृंखला उत्पादों से शुरू होती है और अपघटनों पर खत्म होती है। बेटा ऊर्जा मतलब खाना कौन बनाएंगी? पौधे, ये उत्पादक होते हैं। और चील मर जाएगी तो सूक्ष्म जीव मतलब अपघटक ऊर्जा को वापस से मिट्टी में लेके आएंगे। तो श्रृंखला शुरू हुई उत्पादकों से, खत्म होगी अपघटकों पर। चील भी नहीं होगी, किस पे होगी? अपघटकों पे। यस और नो? खैर बेटा आगे बढ़ते हैं, ये आपके पास होगा। देन उत्पादक क्या होते हैं? पौधे अपना खाना स्वयं सूर्य के प्रकाश की सहायता से बनाते हैं। तो पौधे, सारे पौधे क्या हो जाएंगे आपके पास? उत्पादक हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं? खाने को बनाते हैं। वह सूर्य के प्रकाश अर्थात ऊर्जा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं उनमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण स्वयं का पोषण स्वयं के द्वारा कर पाते हैं। इस कारण से इन्हें उत्पादक कहा जाता है। नेक्स्ट बच्चों, अपघटक, वही छोटे छोटे जो आपके पास सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शैली अपघटक कहलाते हैं। अब देखिए, अपघटक जैविक अपशिष्ट जैसे सड़ती हुई पौधों की पत्तियां, सड़ती हुई सब्जियां आदि को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। अपघटकों को अपमार्जक भी कहा जाता है। तो खैर एनसीईआरटी में आपके पास बार बार अपघटक नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है आपके पास? अपमार्जक लिखा है। खैर ये देखो, जीवन चक्र की ऊर्जा को पुनः मृदा में लाकर पूर्ण करते हैं। ऊर्जा शुरू कहाँ से हुई थी? पौधों से। और पौधे मतलब मिट्टी, पौधे कहाँ लगे थे? मिट्टी में। जल्दी जल्दी कहाँ पहुंची? अपघटकों के पास। और अपघटक वापस ऊर्जा को कहाँ पे लेके आ गए? मिट्टी में लेके आ गए। उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? कवक, फफूंद, छोटे छोटे से बैक्टीरिया, सारे किसके एग्जाम्पल हैं? सूक्ष्म जीवों या फिर अपमार्जकों के एग्जाम्पल हैं। ओके बेटा, अब अपन को करना है स्टार्ट पोषण स्तर। तो बस बहुत आसान है, आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अपन एक छोटी सी क्या बनाते हैं? आहार श्रृंखला बनाते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले कौन होगा आपके पास? है ना, एक एक बनाते हैं। पौधे को किसने खाया? टिड्डी ने खाया। टिड्डी को किसने खाया? मेंढक ने। मेंढक को किसने खाया? मान लो सीधा मेंढक को किसने खा लिया? चील ने। चील नहीं खा सकती क्या? चील मेंढक नहीं खा सकती? खा सकती। चलो अब बेटा, पौधे ने क्या किया? अपना खाना बनाया, मतलब ऊर्जा को उसने, प्रकाश ऊर्जा को
इस रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। बेटा इस कारण से पौधों को कहा जाता है उत्पादक। क्या कहा जाता है? उत्पादक। अब इसने क्या कर दिया? उत्पादन। अब जो पौधे ने खाना बनाया है उसको आगे लेके कौन जाएगा? उसका यूज कौन करेगा? टिड्डा। और जो यूज करते हैं वो कहलाते हैं क्या? कस्टमर, ग्राहक, कंज्यूमर। और अच्छी हिंदी में बोले तो वो होते हैं बच्चों उपभोक्ता। क्या होते हैं? उपभोग करने वाले। एक अच्छा वर्ड होता है हिंदी में उपभोग, मतलब उपयोग। तो पौधे की ऊर्जा का उपयोग किसने किया? टिड्डी ने। बेटा टिड्डा आपके पास होगा प्राथमिक उपभोक्ता, मतलब इसने पहली तरीके से क्या किया है? ऊर्जा का उपभोग किया है। यस और नो? अब बताइए सेकंड नंबर पे कौन था? टिड्डी। टिड्डी के बाद टिड्डी को इसने खाया? मेंढक ने। बेटा मेंढक आपका काम करेगा द्वितीयक उपभोक्ता का। किसका काम करेगा? इसने ऊर्जा का दूसरे नंबर पे क्या किया? उपभोग किया। फिर यहाँ पे देखो जो आपके पास सबसे लास्ट में दिखाई देगा बच्चों वो होगा तृतीयक उपभोक्ता, या फिर कई बार जो तृतीयक उपभोक्ता होता है इसको कहा जाता है क्षेत्रीय उपभोक्ता। खैर अभी आपके सिलेबस में है नहीं, इसको तृतीयक का तृतीयक ही बोला है। अब देखो खाना बनाया उत्पादकों ने, फिर उसका भक्षण किया प्राथमिक ने, फिर द्वितीयक ने, फिर तृतीयक ने। तो जो अब आपके पास ये चारों अलग अलग स्तर बने हैं बेटा, इन चारों स्तर को कहा जाता है पोषण स्तर। क्या कहा जाता है? दैट मीन्स अपन ने उनको कुछ नहीं किया सर, एक स्पेसिफिक लेवल या फिर एक स्पेसिफिक स्तर दे दिया ताकि अपन लोग को समझ में आ सके क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। पौधों ने खाना बनाया उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और ये सारे आपके क्या है? पोषण स्तर। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा सीधे आता है 2 नंबर का सवाल। डेफिनेशन, आहार श्रृंखला का प्रत्येक स्तर क्या कहलाता है? पोषण स्तर कहलाता है। उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। आप चाहो तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, पौधे, टिड्डे, मेंढक, सांप, चील, जो बनाना वो बना सकते हैं। बेटा अब स्टार्ट करते हैं प्रथम पोषण स्तर। प्रथम में क्या होते हैं? उत्पादक, खुद का खाना खुद बनाएंगे, मतलब खाने का करेंगे उत्पादन। प्रथम पोषण स्तर में उत्पादक अथवा स्वयं पोषी आते हैं। उत्पादक मतलब खाना बनाने वाले खुद का खुद, और जो खुद का खाना खुद बनाएंगे उत्कर्ष बाबू उसको हम लोग कहेंगे स्वयं पोषी। क्या कहेंगे बेटा? अभी चैप्टर 5 में पढ़ेंगे पोषण के 2 प्रकार होते हैं, स्वयं पोषी और परपोषी। स्वयं मतलब खुद का खाना खुद, पर मतलब खुद का खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड होने से अपन लोग हैं, अपन खुद का खाना खुद नहीं बनाते। नहीं सर मम्मी तो किचन में खुद का खाना खुद ही बनाती है। सर वो है ना क्या है, पका पकाया टाइप का खाना है, क्योंकि वो खाना कहाँ से आ रहा होता है? कच्चा, खेतों से। खेत मतलब पौधे, तो हमारा खाना बनाया किसने? पौधों ने। बस हम क्या करते हैं? उसका यूज करके उसको पका के, सेक के, भून के अपन लोग उसको खा लेते हैं, है ना। जब जंगल में आदि मानव रहते तो क्या करते होंगे? सीधे उन्हें फल वल तोड़े, जड़े वड़े काटे और सीधे खा गए, मतलब उसका खाना था पौधे का, खा लिया अपन ने। खैर वापस लौटते हैं बच्चों। प्रथम पोषण स्तर में उत्पादक अथवा स्वयंपोषी आते हैं। ये सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उत्पादक कहलाते हैं। क्योंकि ये देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में करके अन्य जीवों के लिए ऊर्जा प्राप्ति सुगम कर देते हैं। दैट मीन्स इनने खाना बनाया किसका यूज करके? सूर्य की ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, और इनने क्या कर दिया? दूसरे जीवों के लिए खाने की रास्ते खोल दिए। मतलब हमने खाना बनाया, एनर्जी को चेंज किया, अब आप उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें जीवों की संख्या बहुत अधिक होती है। दैट मीन्स अब पौधे कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे। दैट मीन्स अब आपके पास एक प्रकार से कई सारे क्या हैं? उत्पादक हैं। आगे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पेड़, पौधे एक्सेट्रा। ओके बेटा अब बढ़ते हैं अपन किस पे? द्वितीय पोषण स्तर। द्वितीय पोषण स्तर प्रथम ने किया, पहले वाले ने क्या किया? उत्पादन। उत्पादक कहा, अब दूसरा वाला क्या करेगा? उपभोग। तो इसको दूसरे वाले पोषण स्तर को कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहेंगे बच्चों? ये लिखा, शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर में आते हैं। अब इनको अपन शाकाहारी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर देखो जो आपके पास प्राथमिक है वो किसको खाएंगे? उत्पादक को। मतलब क्या खाएंगे? साग सब्जी खाएंगे, पेड़ पौधे खाएंगे, इसके ऊपर तो कुछ खाएंगे ही नहीं, तो वो साग सब्जी खाएंगे, तो अपन उसको क्या कह दिया? शाकाहारी। याद रखो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होते हैं बच्चों? शाकाहारी होते हैं। ये लिखा है शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर में आते हैं।
ये अपनी ऊर्जा की प्राप्ति प्रथम स्तर के उत्पादकों से करते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा है आपके पास। जैसे गाय, बकरी, टिड्डा। गाय किसको खाएगी? पेड़ पौधों को। टिड्डा पेड़ पौधे। बकरी भी क्या खाएगी? पेड़ पौधे खाएगी, पत्तियां खाएगी। यस और नो? चलिए, उत्पादक हो गया, प्राथमिक स्तर हो गया। अब बढ़ते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ। तो बताइए अब हमें, द्वितीयक उपभोक्ता अपना खाना कहाँ से लेगा? प्रथम से। द्वितीयक उपभोक्ता अपना भोजन या फिर अपनी ऊर्जा कहाँ से लेगा? प्राथमिक उपभोक्ता से। अब देखो यहाँ पहुंचे ना द्वितीयक पे, तो अपना खाना कहाँ से लेगा? प्राथमिक उपभोक्ता से। अब देखो ये लिखा है आपके पास, यहाँ पे चलेंगे। अब देखना, प्राथमिक में आपके पास आ रहे थे गाय, बकरी, टिड्डा। ओके, अब बात करते हैं तृतीयक पोषण स्तर की। छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीयक उपभोक्ता तृतीय पोषण स्तर में आते हैं। अब इसको हम लोग ने मांसाहारी क्यों कहा? क्योंकि पौधों ने खाना बनाया उत्पादक, फिर प्रथम वो क्या खा रहे थे? साग सब्जी, तो शाकाहारी। अब उन साग सब्जी खाने वालों को एक नया खाने वाला आ गया, मान लो घास, टिड्डा, फिर टिड्डी के ऊपर आ गया मेंढक। तो मेंढक किसको खाएगा? घास को खाएगा, टिड्डी को खाएगा? तो मांस खा रहा है वो, बेटा वो होगा छोटा मांसाहारी। क्या होगा? यही लिखा है, छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले किसमें आते हैं बच्चों? खैर इसको पूरा कर लेना। देखो ये ऐसा पूरा होगा, छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले किसमें आते हैं बच्चों? तृतीयक पोषण स्तर में आते हैं। नैन्सी, ये अपनी ऊर्जा की प्राप्ति, प्रेस को करके क्या करोगी? नंबर किस में चल रहा है? नंबर चल रहा है थर्ड में है ना, तो इसी में आएगा। ये अपनी ऊर्जा की प्राप्ति प्राथमिक उपभोक्ता अथवा शाकाहारी जीवों के द्वारा करते हैं। एग्जाम्पल शेर, बिल्ली, कुत्ता, ये सब किस में आ जाएंगे आपके पास? तृतीय पोषण स्तर में। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपके पास क्या है? चतुर्थ। अब जो चतुर्थ पोषण स्तर होगा, अपनी ऊर्जा कहाँ से लेगा? तृतीयक से। यही लिखा है। अभी बड़े मांसाहारी होते हैं, देखो कहानी कहाँ से होगी सर? पौधे, फिर पौधों को खाने वाले शाकाहारी, छोटे मांसाहारी, बड़े मांसाहारी। देखो उत्पादक से ऊर्जा किसने ली? प्राथमिक ने। प्राथमिक से द्वितीयक से। समझ में आ रहा? चेन बन रही कि नहीं बन रही? परिवेटा चतुर्थ पोषण स्तर, बड़े मांसाहारी अथवा तृतीयक उपभोक्ता, इसको क्या बोलेंगे? तृतीयक उपभोक्ता चतुर्थ पोषण स्तर में आते हैं। ये अपनी ऊर्जा की प्राप्ति द्वितीयक उपभोक्ता अथवा छोटे मांसाहारी जीवों के द्वारा करते हैं। एग्जाम्पल शेर, बाघ, लोमड़ी और भी जो बड़े बड़े होंगे इनको बोलेंगे बड़े मांसाहारी। अपनी ऊर्जा कहाँ से लेंगे बेटा? तृतीयक उपभोक्ता से। क्या आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बताओ, यदि सवाल आ जाए आहार श्रृंखला में पोषण स्तर क्या होते हैं, पोषण स्तर को समझाइए, तो क्या आप चारों के चार पोषण स्तर को बता पाओगे? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थ नहीं होते ना? पोषण स्तर चार होते हैं, लेकिन उपभोक्ता कितने होंगे? 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगेन उत्पादक क्या करेंगे? यहाँ बना लेते हैं अपन लोग। ये हो गया उत्पादक। फिर बेटा कौन आएगा आपके पास? प्राथमिक उपभोक्ता। ये कैसे होंगे बच्चों? शाकाहारी। फिर द्वितीयक होंगे, ऊर्जा कहाँ से लेंगे? प्राथमिक से। कैसे होंगे? छोटे। फिर ये वर्ण में हजम नहीं हुआ, छोटे मांसाहारी। आगे तृतीयक, ऊर्जा कहाँ से लेंगे बच्चों? द्वितीयक से। कैसे होंगे? एग्जाम्पल बता पाओगे? नहीं बता पाओगे बेटा? इसमें क्या हो जाएंगे आपके पास? पौधे, यहाँ पर टिड्डा, यहाँ पे मेंढक। मान लो मेंढक को किसने खाया? सांप। फिर सांप को चील को, किसको भी लिख सकते हो। मान लो अपन ने लिख दिया बाघ। खैर बाघ मेंढक नहीं खाता है, आप लिख देना सांप। होगी डन बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत? अजगर को लेके आना, पूरी हिरण खा जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? आगे बढ़ते हैं। शिवम, खाद्य जाल। अब देखना बेटा, अभी हमने पढ़ी थी, ध्यान सुनेंगे बेटा, अभी हमने पढ़ी थी क्या? आहार श्रृंखला।
अब आहार श्रृंखला एक हो सकती है कि कई सारी हो सकती है, बताइए। ये तो अपन एक एग्जाम्पल लिया ना, पौधे, टिड्डे, मेंढक, सांप, चील। अभी तो अपन ने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है। अब बताओ जो हमारे पास पूरा पारिस्थितिक तंत्र है या फिर पारितंत्र है, इसमें आपके पास केवल एक श्रृंखला रहेगी या फिर कई सारी श्रृंखलाएं हो सकती हैं और इंटरकनेक्टेड भी हो सकते हैं। दैट मीन्स पौधे, फिर टिड्डा, टिड्डे को मेंढक भी खा सकता है, बिल्ली भी खा सकती है, कभी कुत्ता भूखा हो तो कुत्ता भी खा सकता है, छिपकली भी खा सकती है। दैट मीन्स अब ये आपको बहुत सारी आहार या फिर खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ से जुड़ी मिलेंगी। और बेटा जब बहुत सारी इस तरीके से खाद्य श्रृंखलाएं या फिर आप इसको कहोगी आहार श्रृंखला, जब बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं बेटा, तो इसको कहा जाता है आहार जाल। क्या कहा जाता है बच्चों? मकड़ी के जाले को जाला क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते नहीं होते। ऐसे यहाँ पे देखो, यदि हमारे पास एक साथ बहुत सारी क्या आ जाए, अब देखो आप तो खुद घर पे जाके इसको समझते रहना। फिर ये आया, देखो क्या नाम था इसका, पौधा, फिर बिच्छू आया, फिर मछली, केकड़ा हो, बिच्छू हो, जो भी हो, फिर मछली आई, फिर बगुला आया, बगुले को बाघ ने खाया। अब देखो आपको यहाँ पर एक साथ बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं देखने मिल रही हैं। तो जब बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं आएंगी तो क्या बन जाएगा बच्चों, आपका आहार जाल बन जाएगा। क्या आपकी बात समझ में आई नहीं है? अब कई बच्चे टेंथ में आ रहे होंगे, सर जी एग्जाम में आ जाए तो डायग्राम तो हम बना नहीं पाएंगे। डायग्राम आपको बनाने भी नहीं है। ओके, पढ़ो डेफिनेशन क्या लिखी है। खाद्य जाल, बेटा ध्यान से सुनेंगे शिवम, खाद्य जाल विभिन्न आहार श्रृंखलाओं का एक प्राकृतिक अंतः संबंध है। अंतः संबंध मतलब ऐसा संबंध जो अंदर से हो, दैट मींस ये सारी क्या हो, इंटर कनेक्टेड हो। बेटा जो बताता है कि कौन सा जीव किस दूसरे जीव का भक्षण करेगा या फिर कौन सा जीव किस दूसरे जीव को खाएगा। ओके, अब निहाल एक ध्यान से सुनना, एक खाद्य जाल में एक से अधिक आहार श्रृंखलाएं हो सकती हैं। जब यहाँ पे आप गिनती निकालने जाओगे तो आपको बहुत सारी श्रृंखलाएं मिलेंगी। बहुत सारी श्रृंखलाएं जुड़ी तो परी क्या बन गई बेटा, आपकी आहार जाल बन गया। क्या बात, आपको ये बात समझ में आएगी नहीं आई? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें समझना है सर ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, वही बहुत आसान है, अब तो आप समझ चुके हो, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने को है। देखिए बच्चों, हमने कहा ना एक क्लास में खत्म हो जाएगा, तो खैर यही कमाल होता है अपने असाइनमेंट्स का। अगेन देखो बेटा, पहले कौन था आपके पास, उत्पादक, फिर कौन आए, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर बताइए बच्चों, फिर बताइए तृतीयक। अब एक बात बताओ, उत्पादन किसने किया था बेटा, पौधों ने। अब होगा क्या, ऊर्जा का प्रवाह होगा। पौधों ने जो सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके रासायनिक ऊर्जा बनाई थी, अब उसका यूज होगा आगे की तरफ। पहले खाएंगे प्राथमिक वाले, फिर द्वितीयक वाले, फिर तृतीयक वाले, और ऐसे बहुत सारे जीवों के पास तक ऊर्जा पहुंचती जाएगी। अब हम आपसे पूछें, यदि सारी श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल बनाए और बहुत सारे जाल मिलके पूरा तंत्र बनाए, जिसको हमने कहा पारितंत्र। क्या कहा बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर पारितंत्र। तो ऑब्वियस सी बात है सर, पारितंत्र में क्या होंगे, बहुत सारे जाल होंगे नहीं होंगे। पहले बहुत सारी श्रृंखलाएं और बहुत सारी श्रृंखलाएं जुड़ी तो बहुत सारे जाल, और बहुत सारे जाल जुड़े तो पारितंत्र। अब बताओ इस पारितंत्र में बहुत सारे जाल होंगे तो ऊर्जा आखिरकार आई तो आई कहां से, पौधों से आई। और पौधों ने कहां से बनाई, सूर्य के। अब ऊर्जा ऐसी तो होती नहीं कि ऊर्जा अपन बना सके। ऊर्जा क्या होती है, ना बना सकते ना मिटा सकते, संरक्षित होती है। पौधों ने कुछ नहीं किया, बहती गंगा में हाथ धो लिए, वहां से सूर्य प्रकाश आ रहा था, वो ऊर्जा थी, इनने अपना खाना बना लिया। ओके, अब हम आपसे कहें कि पूरे पारितंत्र में यदि ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है तो उस ऊर्जा को परिवर्तित कौन कर रहा है बच्चों, पौधे। अब एक बात बताओ, ऊर्जा मतलब जूल, ऊर्जा का मात्रक क्या होता। मान लो पौधों ने ऊर्जा बनाई, मान लो 100 जूल, कितनी बनाई, क्या 100 की 100 प्रथम वालों को पहुंच जाएगी। जितना खाना पौधे ने बनाया वो सारी टिड्डे खा लेंगी, सारी बकरी खा लेंगी, नहीं खा पाएंगे। अच्छा बताओ, बकरी को जिसने मार के खाया, मान लो कुत्ते ने खाया, लोमड़ी ने खाई बकरी को मार के, तो क्या जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा बकरी के पास थी, क्या वो सारी की सारी ऊर्जा दूसरे वाले ले जाएंगे। अब किसने मारा था बकरी को, लोमड़ी ने। लोमड़ी को किसने मारा, शेर ने। अब बताओ क्या शेर सारी ऊर्जा लोमड़ी की ले जाएगा,
नहीं, सारी ऊर्जा, सारी की सारी ऊर्जा एक प्रकार के पोषण स्तर से दूसरे प्रकार के पोषण स्तर में नहीं पहुंच पाती है। बहुत 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 कम पहुंच पाती। लगभग मान लो यहाँ पे 100 बनी ना, तो इसका 10% ही पहुंच पाएगा। 100 का 10% मतलब यहाँ पे 10 जूल ही पहुंच पाएगी। अब आप देख सकते हो अंतर, आपके पास केवल 10 जूल पहुंच रही, और अगले में कितनी जाएगी? 10 का 10% 1 जूल, फिर 1 जूल का 10% 0.1 जूल। अब आप हमें बताना, जो लोग प्राथमिक में हैं वो साग सब्जी खा रहे हैं, प्राथमिक वाले शाकाहारी होते, बोलो वैसे और नो, और ये वाले होते मांसाहारी। आप बताना तुम, प्राथमिक शाकाहारी, आप साग सब्जी खा रहे हो, आपको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी कि कम मिलेगी? ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगी। जो लोग बैठ के मांस खा रहे हैं उनको ऊर्जा कैसे मिलेगी? ऊर्जा तो उनको ही मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी? कम मिलेगी। क्या आपके पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? तो नॉन वेज खाओगे कि वेज खाओगे? चलो ठीक, ओके बेटा। तो अब हम समझ रहे हैं पूरे पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। बड़ा आसान है सर, देखिए स्वयं, देखो बेटा बड़े ध्यान से समझना, सारे पॉइंट आपको समझ में आ चुके हैं, बस एक बार पढ़ना है आपको। स्वयंपोषी जीवों के द्वारा ली गई सौर ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला में आगे की ओर होता है। ये ऊर्जा वापस उल्टी दिशा में परिवर्तित नहीं होती। ऐसा नहीं होता सर, पौधे ने ऊर्जा बनाई, टिड्डी ने खाया, तो टिड्डी को पौधे नहीं खाएंगे। खैर सर, एक कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे आपने सुना हो कीटवर्षी पौधे होते हैं, पिचर प्लांट सुना होगा शायद छोटी क्लास में। एक ऐसा पौधा होता है, यू आकार के शेप का होता है, ऐसा वो है ना, तो उसके पास कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं। तो जब कोई कीड़ा बैठता है ना, इसके रडार पे आता है कोई कीड़ा, तो फटाक से अपना माउथ बंद कर लेता है और उस कीड़े को खींच लेता है अंदर की तरफ, और उसमें जब उसको खाता है, वो कीटभक्षी पौधा होता है, तो कुछ समय बाद क्या होता है, इसमें कुछ रस निकलता है। उसके दांत तो है नहीं अपने जैसे कि चबा के खा जाए, तो उसके क्या होगा, कुछ रस वगैरह निकलेंगी, कुछ एंजाइम्स निकलेंगी, वो क्या करेंगी, उस टिड्डी को डिसॉल्व कर देंगे और टिड्डी का कर देंगे डाइजेशन, मतलब उसका पूरा पाचन कर देंगे, और वो पौधा इस तरीके से अपना पोषण कर लेता है। खैर वापस हम बात कर रहे थे सर, मोस्टली पौधे तो ऐसे नहीं होते ना कि सारे पौधे कीड़े को खा रहे होते। अब पौधे यदि छोड़ो, पौधे कीड़े को खा रहे होते तो उनके मुंह में क्या लग जाता? खून लग जाता। दैट मीन्स उनको मांस खाने की आदत हो जाती। और सर यदि ऐसा डेवलप होते होते ऐसा हो जाए कि वो पौधे किसको खाने लगे? इंसानों को। खैर एक बहुत अच्छी हॉलीवुड की मूवी हमने देखी थी, उसमें एक पूरा ग्रुप होता था कॉलेज का, वो लोग जाते थे कहाँ पे, एक जंगल में। उस जंगल में इतने बड़े बड़े कीटभक्षी पौधे होते थे कि वो सीधा इंसानों को ही खा जाते हैं। खैर वो हम मूवी का नाम आपको बताएंगे, याद नहीं आ रहा है, बहुत शानदार मूवी, आप लोग उसको देखना, है ना। वो एक इन्फेक्शन टाइप का होता था, तो वो लोग क्या करते थे, किसी एक को खाया ना तो वो फिर आगे को खाएगा, फिर आगे को खाएगा, ऐसे करते उनका पूरा ग्रुप ही खत्म हो गया था। खैर वापस लौटते हैं बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऊर्जा वापस से लौटेगी नहीं, ओके। ये ऊर्जा वापस उल्टी दिशा में परिवर्तित नहीं होगी। उत्पादकों के द्वारा सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है। वही बात, वहां से सौर ऊर्जा, पौधों ने क्या किया, उसको सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कर दिया परिवर्तित, और वो फिर वो आगे बढ़ती जाती है, ओके। आगे बढ़िए बेटा, क्या लिखे? जब इनका भक्षण प्राथमिक उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है, किसका? पौधों का। पौधों को कौन खाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। कौन खाएंगे? प्राथमिक। जब इनका भक्षण प्राथमिक उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है तो इस कारण से ऊर्जा का कुछ भाग उनके पास पहुंच जाता है। अगेन इस प्रकार ये ऊर्जाएं विभिन्न पोषण स्तरों तक आंशिक मात्रा में पहुंचती हैं। आंशिक मतलब कम, ओके। अंशिका मत पढ़ लेना इसको, आंशिक लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ताओं की ऊर्जा कौन लेगा? द्वितीयक, और द्वितीयक की कौन लेगा बेटा? तृतीयक। ऐसे ही ऊर्जा बढ़ती जाती है। ये ऊर्जा वापस नहीं होती है, प्रत्येक चरण में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। इस कारण से एक स्तर से दूसरे स्तर में पूर्ण रूप से ऊर्जा नहीं पहुंच पाती है। क्या आपकी बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है जैव आवर्धन। बहुत आसान है सर। कितने लोग किसान बैठे हैं यहाँ पे बताइए? कितने लोग किसान बैठे हैं? किसान, चलिए। अब बच्चों किसान लोग क्या करते हैं? भर भर के खेतों में डालते हैं कीटनाशक। कीटनाशक यूरिया नहीं, अब देखो कीटनाशक दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। अपन बात करूं, यदि फसलों को और अच्छे अपन को क्या करनी है, पैदावार लेनी है फसलों से, तो अपन लोग दो काम करते हैं सर। एक तो अपन डालते हैं खाद,
जो खाद बनता है कैसे, नेचुरली, अपने गांव में होता है सारे कचरे को, है ना, सारा ऑर्गेनिक कचरा, मतलब सारा जो आपके पास खाना था वो सड़ गया एक दिन का, वो डाल दो, सब्जियां वब्जियां फूल पत्ती सब उस पर डालते जाओ, तो वो आपके पास क्या होता है, जैविक खाद, इसको बोलते हैं जैविक खाद। तो एक होता है आपके पास उर्वरक, इसको बोलते हैं रासायनिक उर्वरक। क्या बोलेंगे बच्चों? अब ये केमिकल होते हैं, अब ध्यान से सुनना, फसलों में आप ये भी डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो, लेकिन अब हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी की क्षमता इतनी कमजोर हो चुकी है कि आप जैविक खाद से ज्यादा फसलों की पैदावार नहीं ले सकते हो। एक स्टडी सामने निकल के आई थी कि आज से आप 100 साल पहले, मतलब अभी क्या चला 2023, जब आप 1923 में थे ना, उस टाइम पे जितनी ऊर्जा आपको एक ऑरेंज से मिलती थी, जितनी ऊर्जा आपको एक ऑरेंज से मिलती थी, 100 साल बाद 2023 में उतनी ऊर्जा आपको लगभग 1 दर्जन ऑरेंज से मिलेगी। कैन यू इमेजिन? दैट मीन्स 100 साल पहले का एक ऑरेंज जितने आपको पोषक तत्व देगा, आपकी बॉडी को जितनी अच्छी चीजें देगा, उतनी सारी अच्छी चीजें यदि आपको अभी चाहिए तो आपको 1 दर्जन संतरे खाने पड़ेंगे। दैट मीन्स अब हमारी जो क्या है, धरती है, धरती का जो क्या बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन इस बड़े लेवल पे हो चुका है। खैर वापस लौटते हैं। सर खाद तो यूज करते नहीं आजकल लोग, किस पे जाते हैं, उर्वरकों में, और ये होते हैं केमिकल। अब किसान भी बेचारा क्या करे, उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि फसलों से पैदावार भी चाहिए है। एटलीस्ट ना, सबसे बड़ी दिक्कत किसानों के साथ ही होती है। किसानों के साथ हम बोलते नहीं, जो खेती होती है वो एक जुआ टाइप का होता है। कैसा जुआ? तुम्हारी फसल तैयार हो गई, फिर मौसम खराब हो गया तो फसल बर्बाद हो गई, मौसम खराब नहीं हुआ तो अच्छे उसके दाम नहीं मिले, तो वो है ना, किसानों की 4-5-6 महीने की मेहनत खराब हो गई। कह रही बहुत दिक्कत वाला काम होता है, और अपन को किसानों का सम्मान करना चाहिए जो इतनी मेहनत करके अपने लिए खाना तैयार करते हैं, क्योंकि अपनी किचन में खाना तभी बनेगा जब एक किसान अपने खेत में हार्ड वर्क करेगा, है ना। तो वापस लौटते हैं। अब देखो ये क्या होते हैं, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। आपने खुद देखा होगा जब खेतों में दवाई वगैरह डलती है ना, दवाई डालने वाला है ना, हाथ बांधे, मुंह बांधे, नाक बांधे, ताकि कुछ दवाई वगैरह उसके पास ना पहुंच जाए। अब जिसका अपन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहते, जिस दवाई की, जिस केमिकल की, आप सोचो उसको आप है ना खाने वाली चीजों पे क्या कर रहे हो, स्प्रे कर रहे हो। दैट मीन्स ये चीजें बहुत हानिकारक हैं, और धीरे धीरे करके ये जो हानिकारक चीजें होंगी, हानिकारक सारी चीजें हमारी पहुंचती जाएंगी बेटा कहाँ पर, खाने में। और जैसे हमारे खाने में पहुंचेंगी, हमारी भोजन में पहुंचेंगी, हमारी भोजन में हानिकारक तत्वों का आना चालू हो जाएगा, और हानिकारक तत्व जैसे ही आएंगे तो फिर हमें कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। खैर स्टडी तो इतनी भी निकल के आई है अभी कि हमारी ब्लड सेल्स में एक नया एलिमेंट निकल के आया है, उसको अपन ने कहा है माइक्रोप्लास्टिक। दैट मीन्स टू माइक्रोप्लास्टिक, माइक्रो मतलब बहुत छोटा। तो अपन प्लास्टिक बाहर खाते हैं ना डिस्पोजल में, चाय पीना, पानी पीना और बढ़िया चाउमीन वगैरह पैक करा के लाते हो, तो ये सारे प्लास्टिक के माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे कण हमारी बॉडी के ब्लड में पाए गए हैं। दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर प्लास्टिक की एंट्री हो चुकी है। प्लास्टिक ऐसी चीज है जिसको हम बना तो सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते। खैर वो बात अलग है कि आजकल लोग है ना प्लास्टिक का यूज करने लगे हैं, कहाँ पर, सड़क वड़क बनाने में। खैर वो तो आप रीयूज कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं कि सर आपने कोई चीज बनाई और आप उसका ये सीख जाओगे उसको मिटाते कैसे हैं, वो तो आज तक नहीं कर पाए अपन लोग। ऐसी प्लास्टिक के साथ में हमारी ह्यूमन ब्लड सेल्स में माइक्रोप्लास्टिक पाई गए हैं। और अब ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे हानिकारक तत्व किसके थ्रू आते हैं, खाने के थ्रू। खाने में क्योंकि खाने वाले कौन है, पौधे। खाना बनाते कौन है, पौधे। पौधे उत्पादक। अब जब डिफेक्ट कहाँ आ जाएगा, उत्पादकों में ही डिफेक्ट आ जाएगा तो पूरा सिस्टम तो बेकार हो नहीं है। पौधों में डिफेक्ट आया मतलब पौधों के पास हानिकारक तत्व आए तो प्रथम में जाएंगे, द्वितीयक में जाएंगे, तृतीयक में जाएंगे, ऐसे करते करते वो हमारे पास तक पहुंच जाएंगे। तो दिक्कत वाला काम है कि नहीं है। बेटा इसी पूरे कंसेप्ट को कहा जाता है जैव आवर्धन। क्या कहा जाता है बच्चों, अब पढ़ेंगे, आपको समझ में आ गया है। किसान अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उनमें खाद की अपेक्षा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिस कारण से मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्व इनमें प्रवेश कर जाते हैं। यही जैव आवर्धन कहलाता है। कितने बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया जैव आवर्धन क्या होते हैं, लिख दोगे। अगली बात बच्चों, ये हानिकारक, देखो बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट, ये हानिकारक तत्व प्रत्येक स्तर में पहुंच के हर स्तर के जीवों के लिए हानि पहुंचाते हैं।
समझ में आया नहीं आया? चलिए बच्चों, एनसीईआरटी कॉर्नर। पोषी स्तर क्या होते हैं बता पाओगे? जो आपके बेटा यहाँ ध्यान से सुनो, खैर हम इसको लिखा देंगे लेकिन सुनो शॉर्ट में। पोषी स्तर, आहार जाल का हरिक स्तर क्या कहलाता है? पोषी स्तर। उपभोक्ता क्या है? पोषी स्तर। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? पोषी स्तर मतलब पोषण स्तर, वो एक ही बात है। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। क्या आप एक आहार श्रृंखला बना सकते हो? पौधे, टिड्डा, मेंढक, चील, जो तो बनाना हो। नेक्स्ट बेटा, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? क्या करते हैं? उत्पादन किसने किया? पौधों ने। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, फिर अपघटक मतलब अपमार्जक। तो ऊर्जा को मिट्टी में फिर से लेके कौन आता है? अपमार्जक लेके आते हैं। क्या आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई? खैर इसका आंसर अपन लोग लिख लेंगे। कितने बच्चे खुद से लिख सकते हैं? रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। चलिए बेटा शिवम, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, 10 मिनट में अपना खत्म हो जाएगा, 57 तक, कोई दिक्कत नहीं। हमारी क्रियाकलापों से पर्यावरण कैसे प्रभावित होता है? सर, जो हम लगातार प्रकृति का क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं, मतलब उसका एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं, इसका इफेक्ट हमें क्या क्या देखने मिल सकता है? सबसे पहले देखो, एक बात निकल के आई 1985 में, 1985 में पृथ्वी पे अंटार्कटिका है, नाम सुना है अंटार्कटिका? बेटा अंटार्कटिका पे एक होल देखने मिला, कहा? वायुमंडल में। उसको कहा गया ओजोन परत का छिद्र। सर ओजोन परत क्या होती है? अब देखो बेटा, जितनी आप कम पढ़ाई करोगे आप भगवान को नहीं मानोगे, लेकिन जितनी आप ज्यादा पढ़ाई करते जाओगे आप भगवान को मानते जाओगे। अपने पास अपन ने पढ़ा था वायुमंडलीय बर्तन में पृथ्वी है, पृथ्वी के पास क्या है बच्चों? वायुमंडल है। यस और नो? वायुमंडल में क्या है? बहुत सारी गैसेस हैं। अब उसमें कौन सी गैस होनी चाहिए? ऑक्सीजन गैस भी होनी चाहिए। बोलो यस और नो? लेकिन बेटा जो हमारे पास सूर्य से ऊर्जा आ रही होती है, इसमें एक स्पेक्ट्रम होता है, आगे चल के पढ़ोगे, परावैगनी होता है, अवरक्त होता है, दृश्य प्रकाश होता है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, वो होता है परावैगनी किरणें। क्या होती है बच्चों? परावैगनी किरणें, इसको कहा जाता है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, परावैगनी। खैर ये इतनी ज्यादा हार्मफुल होती हैं, यदि ये हमारी स्किन पे डायरेक्ट पड़ जाएं तो हमारी स्किन को सीधा स्किन कैंसर हो सकता है। ये परावैगनी किरणें यदि हमारी प्लांट्स पे पड़ जाएं डायरेक्ट, तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएंगे, उनका पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाएगा, पौधों का। और पौधे आपको पता है अपनी पूरी लाइफ का बेसिक है। अब यदि पौधे ही अपना खाना नहीं बना पाए और पौधों का सिस्टम खराब हो जाए तो फिर ऑब्वियसली पूरी प्रकृति का खराब होना तय है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब सूर्य की प्रकाश से हमें परावैगनी किरणें मिल रही हैं तो ना हमें कुछ हो रहा है ना पौधों को कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जादू कौन करती है? ओजोन नहीं, यहाँ पे जादू करती है यूवी। हम ओजोन वही बोलेंगे, हम बोलेंगे यूवी को। परावैगनी किरणें करती हैं, वो क्या करती हैं? यहाँ पे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले थोड़ी सी ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे? तोड़ेंगी। कौन तोड़ेगा? यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट परावैगनी। तोड़ के बेटा इसको सिंगल सिंगल ऑक्सीजन के परमाणुओं में ऐसे तोड़ देंगी। मतलब एक O2 का अणु था, सिंगल सिंगल ऑक्सीजन में तोड़ दिए। अब सर और ऑक्सीजन होगी यहाँ पे कि नहीं होगी? तो ये जो आपके पास दूसरी और ऑक्सीजन का अणु होगा, उसके पास एक ऑक्सीजन का परमाणु जाएगा और बेटा वो बना लेगा O3। क्या बना लेगा? इट इज O3 नॉट O3। ओके, तो वो क्या बनाएगा? O3 बनाएगा। बेटा O3 को कहा जाता है ओजोन। क्या कहा जाता है बच्चों? और ओजोन इतनी खतरनाक गैस होती है, यदि इस कमरे में ओजोन गैस भर जाए ना तो क्या हो, कल परसों के पेपर में या फिर कल के पेपर में बहुत बड़ी हेडलाइन बनेगी। क्योंकि बच्चों ये बहुत 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 ज्यादा क्या होती है? विषैली गैस होती है। लेकिन सोचो ये विषैली गैस क्या करती है? ओजोन O3 ऐसे मिल के एक पूरी बना लेते हैं बच्चों, लेयर। क्या बना लेते हैं? खैर लेयर बहुत पतली होती है। वो कितनी होती है? लगभग 3 mm की होती है। mm मतलब मिलीमीटर। मिलीमीटर मतलब 1 मीटर लो, उसके 1000 टुकड़े कर दो। वही 1 मीटर वाला स्केल लो, 1000 बराबर हिस्से कर दो, तो एक हिस्सा मिलेगा, वो कहलाता है 1 mm। जो आपका पेन की निप होती है ना, वो कितने की होती है? 0.5 mm की होती है। तो बहुत अच्छे पेन होते हैं ना, उनके ऊपर लिखा होता है कि जो उनकी निप है ना वो कितने mm की है। तो ज्यादा नहीं होती है, होती है हार्डली 3 से लेके 5 mm की, मतलब बहुत पतली होती है। क्या? ओजोन की लेयर।
और बेटा वो हमारी पूरी पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है, किससे? सूर्य से, प्रकाश से आने वाले परावैंगनी किरणों के लिए। क्या आपके बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो एक कमाल है कि नहीं है, जो गैस हमारे लिए खतरनाक है हम उसको डायरेक्ट इनहेल किया तो सीधे अपने है ना ऊपर भगवान को दर्शन होंगे, पता नहीं नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा। लेकिन बच्चों वही क्या कर रही है, हमें बचा रही है। किससे बचा रही है? हमें बचा रही है बच्चों बहुत घातक परावैंगनी विकिरणों से। क्या आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? अब देखिए बेटा इसका अपन फंक्शन समझते हैं, बहुत आसान था, एक बार रिवाइज करते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था? पृथ्वी, वायुमंडल, क्या होगी बच्चों? ऑक्सीजन गैस, सूर्य का प्रकाश आएगा इसको तोड़ेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन में, फिर एक ऑक्सीजन उसे मिलेगी, क्या बनेगा बच्चों? O3। O3 किससे बचाएगी? घातक परावैंगनी किरणों से। खैर कई लोग बोलते हैं सर ये क्या है, एक परत है। हम परत नहीं बोलेंगे इसको, हमें बोलेंगे सर ये आपके पास क्या है, बार बार O3 बनती होगी, मिटती होगी, बनती होगी, मिटती होगी, अल्टीमेटली एक परत टाइप की बन जाती है जो हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने देती। तो दिक्कत की बात तब हो गई जब हमें पता चला कि जो हमारे पास प्रशीतक वगैरह होते हैं लाइक एसी हो गई या फिर हमारे पास जो फ्रिज हो गए, फ्रिज को ठंडा करने के लिए गैस भरी जाती है। यस और नो? बेटा वो होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है बच्चों? क्लोरो, ऐसे लिखते हैं कई लोग फ्लोरो, आप ऐसा लिखना फ्लोरो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऐसी स्टडी आई कि जो हम यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी के कारण जो हमारे पास ओजोन परत है उसमें क्या हो गया बच्चों? एक छिद्र हो गया, एक होल हो गया है। सवाल आता है पहली बार अंटार्कटिका के ऊपर 1985 में ओजोन परत में छिद्र देखा गया था, या फिर कई बार ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि बताइए पहली बार ओजोन परत में छिद्र कहां पर देखा गया था। आपका जवाब क्या होगा बच्चों? अंटार्कटिका के ऊपर। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? तो जैसे उन लोग को पता चला सर कि क्या है, CFC बहुत खतरनाक है, तो एक कंपनी है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है NEP, उसने क्या किया, शायद NEP है, दिख जाएगा अपन को प्रॉपर क्या है, उसने क्या किया, मतलब एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं लाइक आपके पास यूनेस्को हो गया, बहुत बड़ी बड़ी वर्ल्ड बैंक हो गया, एक ऐसी संस्थाएं होती हैं जिसमें पूरे दुनिया भर के देश शामिल होते हैं। तो उन्होंने मीटिंग की बैठ के, उन्होंने बताया सर एक काम करो, आज से अपन लोग CFC का यूज करना बंद कर दो। उस टाइम से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होना हो गया बंद, और उसकी जगह पे बेटा आजकल फ्रिज में यूज करते हैं फ्रीऑन। क्या यूज करते हैं बेटा? खैर ये भी बहुत ठंडी होती है, मतलब जो काम CFC करती थी वो काम कौन करता है? फ्रीऑन करता है। खैर एग्जाम में ही नहीं आएगा, एग्जाम में आता है कि यदि ओजोन परत में छिद्र होता है तो वो किसकी हेल्प से होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। समझ में आएगी नहीं आए बेटा? वापस से चलते हैं, अब आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। देखिए ओजोन O3 का अणु, बेटा ध्यान से पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। ओजोन O3 का अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलके बना होता है। O2 सामान्य तौर पर ऑक्सीजन गैस कहलाती है, ना कि कहलाता है। ओके, बड़ी की मतलब लगा लेना, जो कि क्या है बच्चों? प्राणवायु। अपन को जरूरी है कि नहीं है, लेकिन O3 क्या होती है बच्चों? बहुत विस्कारक होती है, किंतु वायुमंडल में उपस्थित होकर ही हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हमें सूर्य की घातक परावैंगनी किरणों से बचाती है। वास्तव में वायुमंडल में उपस्थित कुछ ऑक्सीजन परावैंगनी विकिरणों के कारण टूटकर सिर्फ ऑक्सीजन का परमाणु बनाती है। अब ये ऑक्सीजन का परमाणु वहां उपस्थित O2 के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है बच्चों? O3 बना लेता है। क्या होगा? O2 UV रेडिएशन आए। क्या देखो किरण विकिरण अभी आपके बारे में ज्यादा है नहीं, इसलिए मैंने आपको ज्यादा नहीं बताया। खैर किरणें अलग होती हैं, विकिरण अलग होते हैं ना, तो आप तो याद रखो सीधा। आपके पास क्या थे? UV थी, UV विकिरण O में टूट गए, O2 अब क्या होगा? सारी ऑक्सीजन तो नहीं टूटी होगी ना, कुछ टूटी होगी, कुछ पहले से होगी वहां पे, तो उस ऑक्सीजन के साथ कौन आए बेटा? दूसरे ऑक्सीजन का परमाणु। O2 और O मिलके क्या बना लिया बेटा? O3 बना लिया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, चलो बेटा असाइनमेंट है आप लोग के पास, क्या यहाँ पे नहीं है? गिव मी अ मिनट। चलो देखो क्या लिखा है बच्चों? इस परत की मोटाई कितनी होती है? 3 मिलीमीटर, है ना, 3 mm होती है बस, मतलब बहुत पतली होती है।
इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 40 किलोमीटर होती है। खैर ये एग्जाम में नहीं आता उसकी ऊंचाई कितनी है, लेकिन ना मोटाई आएगी ना ऊंचाई आएगी, लेकिन क्या ये आपसे पूछा जाए तो आप बता पाओगे नहीं बता पाओगे? यस और नो। नेक्स्ट, ओजोन परत से क्षरण से बचने के लिए उठाए गए कदम। सन 1980 के समय वायुमंडल में ओजोन परत में क्षरण को देखा गया। इसके क्षरण का मुख्य कारण प्राशीतकों एवं अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किए जाने वाले सीधे द्रव क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग के कारण हुआ। खैर सर, अग्निशामक यंत्रों में क्यों भरी जाती है? क्योंकि बेटा नेचर कैसी होती है? ठंडी होती है। कैसी होती है? ठंडी हो गई ना। अब होगा क्या, जहां आग लगती है मतलब वहां पे आग लगने के साथ साथ तापमान बढ़ेगा। अपन क्या कोशिश करेंगे, तापमान कम हो जाए, तो अपन उसमें क्या भरते हैं? CO2 गैस भरते हैं, पाउडर भरते हैं, बेकिंग पाउडर। तो उसके साथ साथ क्या भर देते थे कई लोग? CFC भर देते थे, ताकि वहां का तापमान क्या हो जाए? ठंडा। लेकिन आजकल उसका यूज नहीं होता। सन 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम NEP होगी, यह सर्वसम्मति बनी कि CFC के उत्पादन को सीमित रखा जाएगा, मतलब इसका ज्यादा यूज नहीं करेंगे। उस वक्त ये निर्धारित कर दिया गया कि परिस्थितियों में इसका प्रयोग ना किया जाए। प्रायः आजकल इनमें फ्रियोन नामक अति शीतल द्रव का उपयोग किया जाता है। क्या बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए ओजोन परत क्या है, ओजोन परत हमें कैसे घातक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, और पूछा जाए ओजोन परत में छिद्र क्यों हुआ, तो क्या आप बता पाओगे नहीं बता पाओगे? यहीं पे बेटा 2-3 सवाल यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट वाले बन सकते हैं। कितने बच्चे हैं जो पूरे ओजोन की कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से एग्जाम में लिख के आ सकते हैं? रेज योर हैंड्स। ओके बच्चों, सो इट्स कंप्लीट फॉर द डे।